आज का हमारा टॉपिक है जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स के कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट है जिसमें से हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो अभी हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को अलोंग द पीरियड डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अलोंग द ग्रुप डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ग्रुप 13 मेंबर्स का स्मॉल होता है देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। लॉन्ग द ग्रुप जाते हुए ग्रुप 2 टू ग्रुप 13 हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज करता है। वो डिक्रीज क्यों करता है इसको हम एक फिगर से समझते हैं। जैसे ये पहला ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है। ग्रुप 2 एटम का हम इसे मान लेते हैं कि ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो पहले ऑर्बिट में तो 1s ओनली होता है, तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन सेकेंड वाले में 2s 2p आ सकते हैं। ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3s 3p 3d आ सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे पास मैक्सिमम, लेकिन सेकेंड ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ही शेल्स के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, अब 2p के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 1 इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप 13 एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग टू, तो इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में एंटर हो रहे हैं। एक ही शेल में एंटर होने के कारण ये एक दूसरे को स्क्रीन नहीं कर पाते उतना इफेक्टिवली जितना कि ग्रुप 2 कर पाता है। तो ये एक दूसरे के को स्क्रीन आउट ना करने के कारण यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन आ जाती है, और जिसके कारण इनका क्या साइज स्मॉल हो जाता है। अब हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को अलोंग द ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। तो अलोंग द ग्रुप जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है पहले इसे देख लेते हैं। क्योंकि हमने पीछे वाले में अलोंग द पीरियड में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम ही शेल में एंटर हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शेल इंक्रीज करते हैं। शेल इंक्रीज करने के कारण आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का एटॉमिक रेडियाई कितना है, और यहाँ से यहाँ तक का इसको कंपेयर करके आप सिंपली देख सकते हैं। तो इसी का क्योंकि इसमें शेल इंक्रीज होते हैं, इसके कारण एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारा इंक्रीज होता है। अब देख लेते हैं, ये जैसे मैंने चार्ट दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है बोरॉन टू एल्यूमिनियम, देन एल्यूमिनियम टू गैलियम देयर इज स्लाइट डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, और फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये स्लाइट डिक्रीज क्यों हुआ है, इसका कारण भी हम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच 18 एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट, लेकिन उनमें से भी 10 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर डी सब शेल आ जाता है, और डी सब शेल आने के कारण इलेक्ट्रॉन्स इनर डी सब शेल में एंटर कर जाते हैं। इनर डी सब शेल में एंटर होने के कारण वो न्यूक्लियस को अफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाते, और जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गैलियम का ज़्यादा हो जाता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। ये एक फ्लो चार्ट है। गैलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एंटर्स कर जाते हैं इन डी सब शेल में, जो कि स्क्रीन नहीं कर पाते न्यूक्लियस को, डू नॉट स्क्रीन न्यूक्लियस इफेक्टिवली, और एज अ रिज़ल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है गैलियम के अंदर, इन गैलियम, और हमारा एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस डिक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
ये इंग्लिश में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। तो इसको पहले हम अलॉन्ग द पीरियड डिस्कस कर लेते हैं। अलॉन्ग द पीरियड में क्या है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, वो कम है देन कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है, याद रखनी पड़ेगी इसके लिए कि फुली फिल्ड ऑर्बिट में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, और पार्शियली फिल्ड में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए लो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फुली फिल्ड ऑर्बिट के लिए आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि इसे हम एक फिगर से समझ लेते हैं। जैसे कि ये ग्रुप 2 का मान लेते हैं, ये ग्रुप 2 का एटम है और ये ग्रुप 13 का एटम है। तो इसके ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 and P1। तो P ऑर्बिट के अंदर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 13। क्यों? क्योंकि ये फुली फिल्ड है, क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन ही NS2 है और S ऑर्बिट के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, अब ना ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता ना गेन करना चाहता, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे एटम में न्यूक्लियर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा रहती हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें रहती हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब यहाँ पर ग्रुप 13 एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर ये पार्शली फिल्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ही ये फुली फिल्ड तो है नहीं। पी सब शेल में एटलीस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तब जाके ये फुली फिल्ड होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इजीली रिमूव कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं हैं जितनी कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में थी। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देगा, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहती है देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी को अलॉन्ग द ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, फर्स्ट बोरोन टू एल्यूमिनियम हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, देन गैलियम टू थैलियम हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ऐसा बिहेवियर क्यों शो होता है? इसका एक ही कारण है कि क्योंकि इसमें डी और एफ सबशेल सेंटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनर डी सबशेल में आते हैं, जिसके कारण वो न्यूक्लियर को इफेक्टिवली स्क्रीन आउट नहीं कर पाते जितना कि एल्यूमिनियम और बोरॉन कर पाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट न्यूक्लियर फोर्सेस वहाँ पर ज़्यादा हो जाती हैं और एटॉमिक साइज़ उनका डिक्रीज़ रहता है। तभी तो न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा रहती हैं। जब न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा रहती हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ रहता है, जिसके कारण उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसका मैंने एक फ़्लो चार्ट भी यहाँ पर दिया है, जिससे आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। गैलियम टू थैलियम आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज़ रहती है? क्योंकि डी और एफ सबशेल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं कर पाते इफेक्टिवली, और इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली हेल्ड करके रखता है, जिसके कारण हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। और सेकंड एक सिंपल सी इसका रीज़न आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ स्मॉल रहता है। अगर आपने पूरी करैक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, एटॉमिक साइज़ भी लिखा है, तो आप सिंपल स्मॉल एटॉमिक साइज़ का रीज़न दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यदि पेपर में आपसे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में ही पूछा है तो आपको ये पूरा रीज़न लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आयनाइजेशन एनर्जी के बेस्ड क्वेश्चन रहता है, वो ये है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज़ हैं,
एलिमेंट्स की वो ज़्यादा रहती हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस तरीके का कुछ फ्लो चार्ट्स। नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो ये कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे जैसे एनर्जीज बढ़ती जाती हैं, आयनाइजेशन एनर्जीज हम लगाते हैं तो वो ज़्यादा होती हैं। क्यों होती है? कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट वहाँ पर रहती हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड, थर्ड या फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज में, ये अनएक्सपेक्टेडली लार्ज है। तो ये लार्ज क्यों है? जैसे कि आप फ्लो चार्ट में यहाँ पर मैंने जो चार्ट बनाया इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ क्यों हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी? देखिए, एक एटम के अंदर जो ग्रुप 13 का एटम है उसमें क्या होता है, NS2 NP1 रहता है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये हमारा NS ऑर्बिट है और ये NP ऑर्बिट है। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे क्योंकि ये पार्शली फिल्ड है तो इससे वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव करवा सकते हैं। एनर्जी लगाकर हम इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव करवा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का NS2 रह जाते हैं, ओनली NS2 ऑर्बिट रह जाता है जिसके अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और S सबशेल 2 इलेक्ट्रॉन से फुली फिल्ड रहता है। तो फुली फिल्ड होने के कारण अब ये इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई क्योंकि एक तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कम हो गई और सेकंड ये फुली फिल्ड है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बन जाती हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बनने के कारण अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पर ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगाई हमने तो हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी क्योंकि एक तो फुली फिल्ड है और सेकंड इसका एटॉमिक रेडियस कम होने के कारण न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद जब हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो ये NS ऑर्बिट है लेकिन इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये पार्शली फिल्ड है, S और सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण, पार्शली फिल्ड होने के कारण इसमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरेटिव थोड़ी कम एनर्जी की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट अब हम आयनाइजेशन एनर्जी को अलोंग द ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फर्स्ट बोरोन टू एल्यूमिनियम हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, देन गैलियम टू थैलियम हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ऐसा बिहेवियर क्यों शो होता है? इसका एक ही कारण है कि क्योंकि इसमें D और F सबशेल सेंटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनर D सबशेल में आते हैं जिसके कारण वो न्यूक्लियर को इफेक्टिवली स्क्रीन आउट नहीं कर पाते जितना कि एल्यूमिनियम और बोरॉन कर पाते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस वहाँ पर ज़्यादा हो जाती हैं और एटॉमिक साइज़ उनका डिक्रीज़ रहता है, तभी तो न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा रहती हैं। जब न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा रहती हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ रहता है जिसके कारण उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत। फ्लो चार्ट भी यहाँ पर दिया है जिससे आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। गैलियम टू थैलियम आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज़ रहती है? क्योंकि D और F सबशेल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं कर पाते इफेक्टिवली। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली हेल्ड करके रखता है जिसके कारण हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। और सेकंड एक सिंपल सी इसका रीज़न आप दे सकते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़। नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है
वो ये कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे जैसे एनर्जीज बढ़ती जाती हैं, आयनाइजेशन एनर्जीज हम लगाते हैं तो वो ज़्यादा होती हैं। क्यों होती है? कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट वहाँ पर रहती हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड, थर्ड या फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज में, ये अनएक्सपेक्टेडली लार्ज है। तो ये लार्ज क्यों क्या फ्लो चार्ट में यहाँ पर मैंने जो चार्ट बनाया इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ क्यों हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी? देखिए, एक एटम के अंदर जो ग्रुप 13 का एटम है उसमें क्या होता है, NS2 NP1 रहता है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये हमारा NS ऑर्बिट है और ये NP ऑर्बिट है। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे क्योंकि ये पार्शली फिल्ड है तो इससे वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव करवा सकते हैं। एनर्जी लगाकर हम इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव करवा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का NS2 रह जाते हैं, ओनली NS2 ऑर्बिट रह जाता है जिसके अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एस सबशेल 2 इलेक्ट्रॉन से फुली फिल्ड रहता है। तो फुली फिल्ड होने के कारण अब ये इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई क्योंकि एक तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कम हो गई और सेकंड ये फुली फिल्ड है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बन जाती हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बनने के कारण अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पर ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगाई हमने तो हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी क्योंकि एक तो फुली फिल्ड है और सेकंड इसका एटॉमिक रेडियस कम होने के कारण न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद जब हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो ये NS ऑर्बिट है लेकिन इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये पार्शली फिल्ड है, S और सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन रहने के कारण, पार्शली फिल्ड होने के कारण इसमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरेटिव थोड़ी कम एनर्जी की ज़रूरत रहती है। इसलिए हमारा इस तरीके का ट्रेंड ग्रुप 13 एलिमेंट्स शो करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इस तरीके का रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एज हमें पता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स के अंदर their configuration is NS2 NP1. It means 2 electrons of S subshell and 1 electron of P subshell, and total is there are 3 electrons in valence shell. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स कि ये मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल द एलिमेंट्स में रहती हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन ये गैलियम टू थैलियम यहाँ पर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारी डिक्रीज़ करती है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज़ करती है। बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है और थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल। क्यों शो करते हैं गैलियम टू थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि वहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट रहता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है?
The reluctance of pair of s electron belonging to the valence shell of an element to take part in bond formation is known as inert pair effect. इसके अंदर ns2 सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, उसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अब ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, ये पेयर्ड फॉर्म में ही रहना पसंद क्यों करते हैं, अनपेयर्ड क्यों नहीं होते? क्योंकि गैलियम टू थैलियम हमें पता है कि यहाँ पर डी और एफ सबशेल्स रहते हैं। डी और एफ सबशेल्स होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को स्क्रीन आउट नहीं कर पाते और ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। और NS2 सबशेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस उनको टाइटली हेल्ड कर लेते हैं, जिसके कारण वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते और जो बैक यानी डी और पी सबशेल या डी और एफ सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन। मैंने एक एग्जांपल लिया है एल्युमिनियम और थैलियम का। तो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1 है और थैलियम की 6s2 6p1 है। तो थैलियम इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है लेकिन एल्युमिनियम नहीं करता। इसके कारण एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है लेकिन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, क्योंकि यहाँ पर डी और एफ सबशेल्स एंटर हो रहे हैं। डी और एफ सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, जिसके कारण ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस NS2 के जो ऑर्बिट होते हैं उन्हें टाइटली हेल्ड कर लेता है, जिसके कारण ये NS2 बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और जबकि एल्युमिनियम के NS2 ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज़ करता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियर चार्ज के मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज़ करता है। इसीलिए हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा होता जाता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर, या फिर इसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी कहते हैं। मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ये ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो जब मेटालिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो पहले हम इसे लॉन्गर पीरियड डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स से। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स मेटालिक नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हम किसी भी एलिमेंट का इसके मेटालिक नेचर से पता लगाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 वो लेस मेटालिक हैं देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज and highest sum of phosphorus ionization energy needed to produce a tripositive charge। अब देखिए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में ज़्यादा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वैलेंस शेल में, और ग्रुप 13 में 3 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एक तो ग्रुप 2 का एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 13 के एलिमेंट से। तो ग्रुप 13 का एटॉमिक साइज कम होता है और कम होने के कारण इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और इसकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे, फिर थर्ड को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो तीनों को रिमूव करवाने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, यानी कि हमारा 3 पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एस सब शेल में एंटर हैं और इनका साइज़ भी ज़्यादा है, जिसके कारण ये इजीली रिमूव हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इसलिए ग्रुप 13 के एलिमेंट्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि ये लूज़ नहीं कर पाते अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली, या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं देन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब हम इनसे अलॉन्ग द ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट बोरोन टू एल्युमिनियम डिक्रीज़ करती है, फिर एल्युमिनियम टू थैलियम इंक्रीज़ करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरे शब्दों में अगर मेटालिक कैरेक्टर के अंदर बात करें
तो बोरॉन टू एल्यूमिनियम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और फिर एल्यूमिनियम टू थैलियम मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन द फर्स्ट एलिमेंट इन दिस ग्रुप इज ए नॉन मेटल। बोरॉन एक नॉन मेटल है और एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि एल्यूमिनियम एक मैटर है और वो एक्सीलेंट कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इवन दो द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम, इसके कारण भी क्योंकि एल्यूमिनियम मैटर है और एक्सीलेंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके बावजूद एल्यूमिनियम टू थैलियम मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम टू थैलियम जहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ये सभी के सभी मेटल्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम एक मोस्ट मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऐसा डेविएशन क्यों आ रहा है, जैसे मैंने चार्ट में दिखाया कि बोरॉन टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, एल्यूमिनियम टू थैलियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, या फिर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम टू थैलियम जाते हुए डी और एफ सब शेल्स हो रहते हैं और डी और एफ सब शेल्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स इनर डी और एफ सब शेल में एंटर करते हैं, जो कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टाइटली हेल्ड रहते हैं न्यूक्लियस के साथ, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ हो जाती है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज रहे हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास डेंसिटी। तो डेंसिटी पहले अलोंग द पीरियड देख लेते हैं। स्मॉल साइज होने के कारण, क्योंकि ग्रुप 13 एलिमेंट्स का अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज स्मॉल हो जाता है, जिसके कारण ग्रुप 13 की डेंसिटीज हाई रहती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब डाउन द ग्रुप देख लेते हैं। डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास डेंसिटीज इंक्रीज़ हो रही हैं। इंक्रीज़ क्यों हो रही है जबकि इनका साइज़ डिक्रीज़ होता है? गैलियम टू थैलियम या बोरॉन टू थैलियम हमारा एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होने के बावजूद ये हाई डेंसिटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक मास एटॉमिक साइज़ को आउटवेज कर लेता है, जिसके कारण हमारी डेंसिटीज़ इंक्रीज़ होती है जब हम डाउन द ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो इससे हम लॉन्ग द ग्रुप ही डिस्कस करेंगे। तो एक एलिमेंट जिसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल हाई है वो इजीली रिड्यूस कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिड्यूस कर सकता है उसे उसका हम बोलते हैं कि रिड्यूसिंग पोटेंशियल हाई है। और जबकि दूसरे ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसी कारण एंड दस कैन एक्ट एज एन एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। इसी से हम पता लगाते हैं कि कोई एलिमेंट कितना रिड्यूसिंग एजेंट है। दस रिड्यूसिंग पावर्स इन एक्वस मीडियम ऑफ ग्रुप 13 के एलिमेंट्स एक्वस मीडियम के अंदर रिड्यूसिंग पावर्स का ऑर्डर इस तरीके से है: एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, देन थैलियम। एल्यूमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लो क्यों है, और या फिर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई क्यों है? किसी भी एलिमेंट का ये 3 एनर्जीज पर डिपेंड रहता है। एक डेल्टा एच सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी और डेल्टा एच हाइड्रेशन के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पोटेंशियल को मेजर करने की ये 3 एनर्जीज हम लेते हैं। जब इसका नेट रिज़ल्ट हमारे पास आता है तीनों एनर्जीज़ का, तो तब हम इसे बोलते हैं कि कोई एलिमेंट कितना रिड्यूसिंग एजेंट है या उसका कितना रिडक्शन पोटेंशियल है। एल्यूमिनियम का लो रिडक्शन पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, जो कि 4200 किलो जूल पर मोल है। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है इन रेडियस रेशियो में। रेडियस रेशियो में यह हाई चार्ज का हाइड्रेशन एनर्जी शो करता है।